मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं और कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ सेक्टोरल सत्र में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी ग्राउंड में आयोजन किया गया है। इसमें सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हुए इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करते हुए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो पहली बार हमारे साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं। तो हमारे प्रगतिशील और बहुत ही मेटिकुलस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में विश्वास रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में मध्य प्रदेश का योगदान अहम हो, महत्वपूर्ण हो। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं मध्य प्रदेश को एक उद्योग प्रधान राज्य बनाने की तरफ, जिससे हर घर में रोजगार हो और हर जिला में विकास। और इस लक्ष्य को भेदने की तरफ हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, क्षेत्रीय लोकल संसाधनों उत्पादों को हम बढ़ावा दें और रोजगार के और अवसर उस क्षेत्र में लेके आएं। जैसे कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो मध्य प्रदेश शासन की अनुकूल नीतियां और आपके निवेश के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश के सतत न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में हमारे ये कॉन्क्लेव्स हैं। और विकास की धारा जो हमारे उज्जैन से शुरू हुई, आगे बढ़ते हुए हम जबलपुर पहुंचे, जबलपुर से ग्वालियर और अब सागर में, और सागर के साथ साथ ये पूरे बुंदेलखंड को ये विकास की यात्रा सिंचित करेगी। तो सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं। ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आप इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर, ज्ञान और ज्योति के दीप को प्रज्वलित कर हमारे चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें। इसके साथ साथ मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण से भी निवेदन है, जैसे कहते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से कहा है कि सबका साथ चाहिए, सबका प्रयास चाहिए। सबसे पहले उनका आभार सहित स्वागत करते हैं जिनकी सोच, जिनकी मंशा, जिनकी पहल हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और जिनके सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव और प्रगति देख रहा है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। देवी सज्जनों, आप सभी से भी निवेदन है, एक बार आप सभी की तालियों के बीच और फूलों की इस चहकता और महकता के साथ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और स्वागत मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, हमारे सभी मंत्रियों की विशेष नीतियों के कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। श्री चैतन्य कश्यप जी का हार्दिक स्वागत, हमारे माननीय MSME मंत्री। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय, धर्मस्व विभाग।
श्री लाखन पटेल जी का पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और श्री दिलीप अहिरवार जी का माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग। हमारे सेक्टोरल सेशंस में भी आप हमारे माननीय मंत्रीगण को सुनेंगे जो हमारे सरकार की नीतियां हैं। और विशेष रूप से आभार और स्वागत वीडी शर्मा जी का। स्वागत श्री गोपाल भार्गव जी का। भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और देवी सज्जनों, अब प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जो न केवल सागर और बुंदेलखंड की औद्योगिक क्षमता का दोहन करती है, पर साथ साथ उन अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज़ का, नीतियों का, इनिशिएटिव्स को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। आज 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और इसी दिशा में हर कदम एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में इस राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। आज ये राज्य भारत के सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में से एक है और निवेशकों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। 112 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 7 स्मार्ट सिटी, 14 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को लगातार नया आयाम दे रहे हैं। यहाँ की औद्योगिक नीति उद्योगों के लिए लाभकारी वातावरण में व्यवसाय की राह को अत्यधिक आसान बना दिया है। सरप्लस पावर, प्रचुर जल संसाधन, विशाल लैंड बैंक, सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं नो मैंडेज लॉस जैसी अनूठी सुविधाएं मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श बनाती हैं। प्रदेश का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 5 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का व्यापक नेटवर्क, रेल नेटवर्क प्रदेश को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता है। 5 प्रमुख एयरपोर्ट भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और जबलपुर नए व्यापारिक अवसरों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जा रहा है। यहाँ के 2 ज्योतिर्लिंग, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 12 नेशनल पार्क लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट भी कहा जाता है। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में भी ये राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र एवं डिजिटल युग के साथ कदम ताल करते हुए आईटी के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रदेश अब वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और तेजी से टेक्सटाइल गारमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, फुटवेयर पार्क, आईटी पार्क्स इत्यादि औद्योगिक पार्क एवं हब्स आकार ले रहे हैं। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के नवाचार
यहाँ एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किया है जो राज्य के विकास की नींव। आज मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। उद्योग के लिए अनुकूल नीतियां, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी कार्य प्रणाली ने इसे निवेश के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित स्थान बना दिया है। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभिनव पहल पर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं भारत के प्रमुख शहरों में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं नए रोजगार सृजन हेतु इंटरैक्टिव सत्र इस विकास यात्रा को और गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए तैयार है। आइए 7 और 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिलें और साथ मिलकर भविष्य के नए अवसरों के द्वार खोलें। विकसित भारत एवं विकसित मध्य प्रदेश में अपना सशक्त योगदान दें। तो देवी सज्जनों, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और इसे साकार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कोशिश है कि आपके निवेश को, आपके उद्योगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एक फैसिलिटेटिंग वातावरण आपको दिया जाए जिससे आपका निवेश यहाँ पर सुगम हो, सुविधाजनक हो और साथ साथ आपका निवेश यहाँ पर फ़ायदे का सौदा भी हो। तो अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं हमारी निवेश नीतियों के बारे में और जो संभावनाएं हैं, जिन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं आपके निवेश के प्रति। और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। सभी को नमस्कार। बुंदेलखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। ये धरती आल्हा उदल की धरती है, ये धरती महाराज छत्रसाल की धरती है, ये धरती महान शिक्षाविद हरि सिंह गौर की धरती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद और विधायकगण, कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मंगोलिया के राजदूत महोदय, थाईलैंड के महावाणिज्य दूत महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े बिजनेस लीडर्स, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के हमारे बंधुगण, मैं आप सभी का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भविष्य के लिए अपने आप को आज तैयार पाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, और एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। 5वें नंबर का कंज्यूमर मार्केट पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है, कॉपर, मैग्नीज और डायमंड, कोल, और इसके विषय में हमारे प्रमुख सचिव खनिज और विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सर्वोत्कृष्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत में प्रथम स्थान पे है। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट है। इंदौर ने लगातार स्वच्छता के अवार्ड शहर के रूप में जीता है। मध्य प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से भी 30% से ऊपर यहाँ पे वन क्षेत्र हैं। भारत का करीब 12% से ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और पर्यावरण की दृष्टि को ही और आगे बढ़ाते हुए लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मध्य प्रदेश की कम्पिटिटिवनेस को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आगे लेकर जाता है। GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है।
हमारे पास इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का विशेष प्रबंध है। करीब करीब 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है। हमारा प्रदेश इस मामले में चूँकि पूरे भारत का हृदय प्रदेश है, तो 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर, अमृतसर कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक वाराणसी मुंबई कॉरिडोर भी प्रपोज हुआ है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और करीब करीब 31,000 मेगावाट की पावर सप्लाई मध्य प्रदेश में है। मेरे प्रदेश में रोड नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बहुत ही शानदार रोड नेटवर्क है। हमारे यहाँ 2 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक नया और प्रारंभ होने जा रहा है। 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रिफर्ड चॉइस इन्वेस्टर्स के बीच में कैसे हो सकता है, इस बात को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। हमारा लैंड बैंक करीब करीब 1,25,000 एकड़ से ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जो लागत लगती है वो कम लगती है, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट पे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। लैंड यूज का चेंज हमारे यहाँ ऑटोमेटिक है और फेसलेस म्यूटेशन का यहाँ पे सिस्टम है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से साइबर तहसील का जो उद्घाटन हुआ और जिस तरह से हमने उस पर काम किया है, उससे ये चीज़ संभव हो पाई है कि अब अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो ऑटोमेटिक आपका म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, जैसा मैंने बताया कि मिनरल्स में बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम कॉपर के हैं, मैग्नीज के हैं, डायमंड केवल मध्य प्रदेश में है। हमारी पॉलिसीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं और 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज भी हम मध्य प्रदेश में प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा हो और एग्रीकल्चर की चर्चा ना हो, कृषि की चर्चा ना हो, फूड प्रोसेसिंग की चर्चा ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। मध्य प्रदेश चूँकि एक विशाल प्रदेश है, इसमें 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि एक वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में लेके आते हैं। मध्य प्रदेश लगातार विनर रहा है कृषि कर्मण अवार्ड का, 7 हमें अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश ऑरेंजेस के, टोमेटोज़ के, मसालों के, गार्लिक के, चना के और अलग अलग तरह की जो दालें हैं उनके प्रोडक्शन में पूरे भारत में पहले नंबर पे है। सोयाबीन, वीट, मैज़, सिट्रस फ्रूट्स और अनियंस, इनके प्रोडक्शन में भारत में दूसरे नंबर पे है। मिलेट्स के प्रोडक्शन में भारत में 5वें नंबर पे है। और जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड में दिखा रहे हैं हम लोग कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में है। फूड क्लस्टर पार्क्स हमारे यहाँ हैं, स्पाइस पार्क हमारे यहाँ हैं, फूड पार्क निगरानी खरगोन में है, फूड पार्क नर्मदापुरम में, पिपरिया और बाबई में है, भिंड में है। पूरे मध्य प्रदेश में आप इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मित्रों कि इनकी वजह से आईटीसी, पार्ले एग्रो, डाबर, क्राफ्ट, एलटी फूड्स, अदानी विलमार और मॉन्डेलेस ने मध्य प्रदेश को चुना है अपने निवेश के लिए। मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के लिए भी लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोल बेड मिथेन, जिसके बारे में तफसील से हमारे माननीय प्रमुख सचिव खनिज बताएंगे, और गैस प्रोडक्शन विंध्यन रीजन में मिला है। हमारे यहाँ एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। हमारे यहाँ प्लास्टिक्स से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से हमारा कंज्यूमर मार्केट काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स इन फील्ड में हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अदानी गैस, थिंक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम, रिलायंस और सभी जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो जर्नी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में शुरू हुई है, मैं उसके बारे में यहाँ पे आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ।
एक जो विषमता हमारे विकास में, औद्योगिक विकास किसी एक क्षेत्र में ही रहकर न आगे बढ़े बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसी अवधारणाओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी और इसके साथ साथ देश में दूसरी जगहों पे जाके नेशनल इंटरैक्टिव सेशंस भी किए थे। हमारे 4 रीजनल इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस मुंबई में, कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में और कोलकाता में हुए और 3 हमारे क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और चौथे आज हम लोग यहाँ पे सागर में मौजूद हैं। इन कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ की है। इसमें 2,22,000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट उनके प्रपोजल्स हमें मिले हैं। हमने 59 वर्चुअल इनाग्रेशंस पर किए हैं जो हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स में हम लोगों ने किए हैं। 94 जगह पे हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और ये जो सारा कार्य हुआ है इसमें आगे भविष्य में करीब 2,73,000 एस्टिमेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इस बीच में हम लोगों ने करीब 668 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज़ ने हमें आवेदन किए थे उनके लैंड एलोकेशन के काम भी हो चुके हैं। मैं यहाँ एक बात और विशेष तौर पर शेयर करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा समेकित रूप से जो प्रयास किए गए, सभी पहलुओं पे जो विचार किए गए, उसकी वजह से अभी हाल में लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट के दर के हिसाब से देखें तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट केवल 0.5% है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 2.8% है और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 1% है। और ये पूरे देश में हम इस मामले में सबसे आगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टेट हैं। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली है और इसमें हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रखा है। हम प्लांट और मशीनरी में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके 40% तक हम आपको सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस के तौर पे। कैपिटल सब्सिडी में हम कुछ आपको गुणक मल्टीप्लायर्स देते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम लगभग 50% और एडिशनल सब्सिडी हम आपको दे सकते हैं। 20% की एडिशनल सब्सिडी अगर आप व्यापार एक्सपोर्ट्स में हैं तो हम आपको दे सकते हैं। एडिशनल सब्सिडी अगर आप कम औद्योगिक क्षेत्र वाले जगहों पे जाएंगे तो 20% की एडिशनल सब्सिडी वहाँ भी मिल सकती है। हम आपको पावर की सब्सिडी देते हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सब्सिडी देते हैं, जिसमें कि ईटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ज़ीरो लिक्विड पर डिस्चार्ज की बात है। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए हम लोग आपको और प्रोग्रेसिव होकर सब्सिडी देते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम एडिशनल 50% की कैपिटल सब्सिडी आपको मुहैया कराते हैं। हम टेक्सटाइल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए वहाँ पे हमने इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान रखा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग इंसेंटिव्स देते हैं हम गारमेंट इंडस्ट्री को। हमारी मध्य प्रदेश में सेक्टर स्पेसिफिक और जो पॉलिसीज़ हैं और ख़ासकर हाई ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाले सेक्टर्स में, जिसमें कि आईटी, आईटीएस, सीएसटीएम, डेटा सेंटर, आईटी पार्क्स डेवलपर्स, इसके बारे में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे साहब और विस्तार से बताएंगे। जहां कैपिटल सब्सिडी, पावर सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे पास लैंड सब्सिडी, पावर सब्सिडी और दूसरी तरह के कंसेशनल रेट पे लैंड देने की व्हीलिंग चार्जेज वगैरह के बारे में छूट हम देते हैं। मध्य प्रदेश का जो लेबर का डायनेमिक्स है, श्रम से जुड़े हुए क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पूरे देश भर में बहुत ही शानदार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश की चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए हैं, जहां उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सेक्टोरल सत्रों में चर्चा करेंगे और यहां निवेश की जो अपार संभावनाएं हैं उस पर जोर देते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेजेंटेशन भी बनाई गई है, जहां उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सागर की ये कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां बुंदेलखंड में होना है और ये हमने इसमें मेंशन किया है कि ये कैरियर बैग्स में
फिर उसके बाद से कंटेनर्स में, वाटर और केमिकल स्टोरेज में, अलग अलग जगहों पे इनका डक्ट्स में, पाइप्स में, वुवन सैक्स के फाइबर्स में, बहुत तरह के इसके उपयोग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ इस क्षेत्र में है। मैं निवेशकों का ध्यान इस तरफ ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 7 और 8 फरवरी 2025 का दिन ज़रूर ध्यान दें। और अंत में बस केवल एक बात मैं अपनी तरफ से कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मध्य प्रदेश बेहतर है, विश्वसनीय भी है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ पे सुकून है। आइए, आपका इंतज़ार है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश अपने बुनियादी ढांचे, अपनी अनुकूल नीतियाँ, प्रतिभापूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक सतत और समावेशी विकास के मॉडल के रूप में खड़ा है। तो अब आपको सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशंस देते हैं और सबसे पहले आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम सेक्टर। मध्य प्रदेश की कोशिश है कि मध्य प्रदेश आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बने और इसकी तरफ आईटी की नीतियाँ और जो अनेक संभावनाएं आपके निवेश की तरफ विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संजय दुबे जी को, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण, मंच के समक्ष विराजित अत्यंत प्रगतिशील अतिथिगण, बहनों और भाइयों, मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश में आईटी और आईटीएस से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। लेकिन मेरी मान्यता है कि आने वाले समय में किसी प्रदेश की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि वहां पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट आईटी और आईटीएस सेक्टर में आ रहा है। और ये प्रगति बड़े शहर निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि मध्यम टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के शहर ही इसको निर्धारित करेंगे। और मैं आपके सामने ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश क्यों इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थल है आईटी और आईटीएस के लिए। हम किसी भी आईटी और आईटीएस सेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे उद्यमी कहते हैं कि हमें एक वाइब्रेंट टेक्निकल इकोसिस्टम चाहिए होता है। उसका मतलब यह है कि वहाँ टेक्निकली इम्पॉर्टेंट स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योरल कल्चर होना चाहिए, यानी कि क्षमता होनी चाहिए निर्णय लेने की, अपने खुद के व्यवसाय को लगाने की। शासन की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे व्यवसाय को चुनौती मिल सके, और साथ ही उसमें रिस्क न्यूनतम होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, जिससे कि वहाँ पर जो स्किल्ड मैन पावर आए वो ये सुनिश्चित कर सके कि उसको सुविधाजनक तरीके से अपने घर में और अन्य स्थानों में देश के जाने आने में तकलीफ ना हो। और अंत में ईज ऑफ लिविंग और वर्क लाइफ बैलेंस का अनुपात समान होना चाहिए। अन्यथा बड़े शहरों में हम कई बार देखते हैं कि लोग ट्रांसपोर्टेशन में ऑफिस से आने जाने में ही लगभग 2 घंटे जाना और 2 घंटे आने में व्यर्थ खराब करते हैं। इसलिए अगर बैलेंस लाइफ हो, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो निश्चित रूप से उपयुक्त है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश इन सब चीज़ों में अग्रणी है। बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 2000 कंपनी हैं जो मध्य प्रदेश में आईटी और आईटीएस से संबंधित व्यवसाय कर रही हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः हमारी ये धारणा और मान्यता है कि मध्य प्रदेश में आईटी से संबंधित इतना सारा व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। उसमें से करीब 650 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं आईटी आईटीएस की जिसको शासन ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया है, जो कि MPSEDC से रजिस्टर्ड हैं। यानी कि अभी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो इसका लाभ शासन की नीतियों का ले सकते हैं। लगभग ये कंपनियां 10,000 करोड़ का व्यवसाय प्रतिवर्ष करती हैं, 10,000 करोड़ का। और अगर इसमें से देखें तो 50 सबसे बड़ी कंपनी जो देश में हैं वो सब मध्य प्रदेश में हैं। चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, वो इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में हैं।
और मैं आपको आज यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सागर की एक कंपनी है सर जो एनिमेशन में काम करती है, वो देश के किसी कंपनी के लिए काम नहीं करती, वो हॉलीवुड के लिए एनिमेशन और गूगल बनाती है सर। D2D के यहाँ पर संस्थापक भी हैं। सागर में वो कंपनी है जो हॉलीवुड मूवीज के लिए एनिमेशन, बाहुबली जैसी मूवी या जैसे कहते हैं अवतार जैसी मूवी के लिए वो बनाते हैं। संभावनाएं बहुत सारी हैं, हमें ये बताने की ज़रूरत है कि वास्तव में कहाँ से हम कर सकते हैं। और लगभग $500 मिलियन का प्रतिवर्ष हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आईटी और आईटीएस से संबंधित। अगर आप इसको देखें कि मध्य प्रदेश क्यों उपयोगी है और क्यों इस तरह से काम कर सकता है, लगभग 5 ITSEZs हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। 15 से ज़्यादा IT पार्क राज्य शासन के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हम सुविधाएं सभी देते हैं। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे IT पार्क खुद व्यवसायियों द्वारा बनाए गए, जहाँ पर 5,000 से लेके 50,000 और 2 लाख स्क्वायर फीट तक के पार्क्स बनाकर रखे गए हैं। लगभग 1.5 लाख का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 3 लाख का है, और इसमें सभी मेजर IT कंपनीज हैं। टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर की अगर हम बात करें तो 300 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 50,000 ग्रेजुएट केवल IT और ITS से संबंधित निकलते हैं। यानी कि वो क्षमता, वो उपलब्धता है जो यहाँ व्यवसायी चाहते हैं। और यहाँ पर बॉम्बे के अलावा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक ही शहर में IIT और IIM दोनों हैं। इंदौर में IIT और IIM है, ग्वालियर में IIIT-DM है, जबलपुर में IIIT-DM है, और ये केंद्र शासन की और राज्य शासन की एक संयुक्त माध्यम से IT से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ है। सर मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर में एक स्टार्टअप है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्टार्टअप है जिसने ड्रोन की मोटर बनाई है। ड्रोन की मोटर अभी इंपोर्ट होती है चाइना से, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये है, और वो जो मोटर बनाई है वो केवल 1,500 रुपये में बना रहा है। हमारे यहाँ के उद्यमी बच्चे ने ITM इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए वो ड्रोन मोटर, अनूप राठौर उनका नाम है, ग्वालियर में रहते हैं, स्टार्टअप चालू किया है। मैंने खुद जाकर के उसको देखा है। और उनको जब अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब कलकत्ता गए थे, वहाँ एक उद्यमी से हमारी बात हुई, उसने कहा 50,000 ड्रोन की तो ऑर्डर मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के उद्यमी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मैं समझता हूँ कि जो क्षमता सागर में, बुंदेलखंड में है, और मुझे आज बताते हुए गर्व है कि मेरा जन्म भी बुंदेलखंड में, सागर में ही हुआ है, तो ये मेरी माटी है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा उद्यम एकत्रित कर सके तो अच्छा होगा। IT और ITS पॉलिसी है, MP स्टार्टअप पॉलिसी है, जिसके तहत हम बहुत सारे सुविधाएं देते हैं। और वो सुविधाएं क्या हैं वो भी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर रिस्क लगभग नगण्य है। लेबर लॉस, आपको जो 16 रजिस्टर रखने होते थे, अब केवल 1 रजिस्टर रखने की आवश्यकता है। आपके पास ये पूरी सुविधा है कि आप अपनी वेजेस, जो आपके उद्यमी आपके साथ काम कर रहे हैं, उसकी वेजेस आप डिफाइन करें उनकी क्षमता के अनुसार। यहाँ पर लगभग लेबर डिस्प्यूट्स नगण्य हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पर आप सब हम जानते हैं, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इंदौर निरंतर क्लीनेस्ट सिटी 7 बार रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। पूरा प्रदेश ऐसे देश में एक प्रदेश के रूप में सेकंड स्टेज पर है स्वच्छता के माने में, और सबसे ज़्यादा वायु और जल प्रदूषण नगण्य है। हम लगभग 1200 टेक्निकलॉजी स्टार्टअप्स हैं जिन पर काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें से 2 ऐसी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन से ज़्यादा जिनका वैल्यूएशन हो गया है। 2 मध्य प्रदेश की ऐसी स्थापित कंपनियां, स्टार्टअप, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा, $1,000 करोड़ से ज़्यादा का वो है। और हम सुविधाएं देते हैं प्लग एंड प्ले की। अगर हम नीति की बात करें, IT ITS नीति की बात करें, तो पहले ये माना जाता था कि IT एक है, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीति को इस तरह से निर्धारित किया है कि अब हर तरह के इंसेंटिव्स उपलब्ध हैं। जो फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, उसके बाद नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, डेवलपर्स को इंसेंटिव्स दिए हैं, रेंटल इंसेंटिव्स है, लैंड रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेवर है, पूरी तरीके से वेव्ड ऑफ है, कैपेक्स और इंटरेस्ट सब्सिडी है, सर्टिफिकेशन पेटेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ पावर इंसेंटिव्स हैं डेटा सेंटर्स के लिए। अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं तो हम लगभग 75% भूमि पर आपको रिबेट देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं, इंटरेस्ट असिस्टेंस का लगभग 6% के आसपास देते हैं, और
डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है। जैसे डेटा सेंटर अगर आपको लगाने हैं, और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आने वाले समय में संभवतः मध्य प्रदेश में सागर में सबसे बड़ा देश का डेटा सेंटर आपके सामने होगा। यहाँ पर एक उद्यमी है, मिस्टर संधू जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि सागर सबसे मुफीद जगह है, सबसे उपयोगी जगह है जहाँ पर ये कार्रवाई की जाना संभव है। अगर ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर IT इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और 100 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं तो 30 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन विभिन्न सब्सिडीज के माध्यम से वापस करता है। अगर आप डेटा सेंटर्स लगाते हैं तो 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 50 करोड़ रुपए का वापसी के राज्य शासन के द्वारा आपको की जाती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। अगर आप ESDM यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ सामान बनाते हैं तो 25 करोड़ 100 करोड़ के खर्च पर 25 करोड़ रुपए आपको केंद्र शासन देती है और उसके बाद 34 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन उपलब्ध कराता है। और अगर आप डेवलपर हैं, आप IT इंडस्ट्री नहीं है लेकिन आप बिल्डिंग बना करके IT इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं तो वहां पर भी आपको 100 करोड़ पर 27 करोड़ रुपए का व्यय है। यानी कि रियल एस्टेट में जो लोग हैं, जो बिल्डिंग्स बना करके IT इंडस्ट्रीज को लाना चाहते हैं, वहां भी राज्य शासन आपको सुविधाएं देता है। और ये सुविधाएं सीमित नहीं हैं, ये असीमित सुविधाएं हैं। अगर आपका व्यवसाय में 200 करोड़ 300 करोड़ या 500 करोड़ का खर्च है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो ये निश्चित करती है कि आपको इसके अतिरिक्त और क्या लाभ दिए जाएं जिससे आप उद्यमी होकर के इसका लाभ उठा सकें। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको बहुत सारे फिस्कल इंसेंटिव्स के साथ में नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट करने की व्यवस्था है, आपको ओपन टेंडर के माध्यम से आना है तो उसकी व्यवस्था है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको अगर कोई रेंटल स्पेस लेनी है तो उसकी व्यवस्था है। और साथ ही साथ MTSEDC अब आपकी, अगर आप केवल चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बिल्डिंग बना करके हमको किराए पर दी जाए तो उसकी सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। इतनी सारी सुविधाएं देश में किसी भी अन्य राज्य के द्वारा IT और ITS सेक्टर के लिए नहीं दी जाती हैं। और अंत में सागर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अगर आप देखें सागर से बहुत पूरे मध्य प्रदेश से ही अगर देखें तो लगभग 40 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं। यानी कि हम देश के किसी भी स्थान पर जाने आने के लिए बड़ी सुविधाजनक तरीके से जुड़े हुए हैं। 7 एयरपोर्ट हैं और अगर सागर को केंद्र करके देखें तो यहाँ से 3 नेशनल हाईवे, बड़े 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी स्थान पर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और अंत में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वो है ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता। यानी कि अगर IT ITS इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट्स के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो राज्य शासन उपलब्ध करा रहा है और मुहैया करा रहा है। आप अगर सागर को केंद्र माने, और सागर का मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र को केंद्र माने, और अगर 500 किलोमीटर का एरिया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप देश की लगभग आधी आबादी को कवर करते हैं केवल 500 किलोमीटर में। और अगर 800 किलोमीटर में करते हैं तो आप 3/4 से ज़्यादा की आबादी कवर करते हैं। यानी कि आप 10 घंटे के अंदर ओवरनाइट ट्रैवल करके आप देश के किसी भी कोने में सागर से पहुंच सकते हैं। ये उपलब्धता किसी और प्रदेश के द्वारा नहीं दी जाती। आप अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, जो IT और ITS इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, डेटा सेंटर के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर यहाँ पर मध्य प्रदेश भगवान की धरा से, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आते हैं, यहाँ पर फ्लड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर साइक्लोन नहीं होते हैं। इसलिए नेचुरल डिजास्टर के दृष्टिकोण से डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी सेंटर के लिए मध्य प्रदेश सबसे अच्छी और उच्च जगह मानी जाती है। और इसी कारण से वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि IT ITS इंडस्ट्री के लिए, BPOs के लिए, सेंटर्स के लिए बुंदेलखंड और सागर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे और ऐसे, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऑडियो विजुअल, इसके साथ में एनिमेशन, गेमिंग की बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है। बहुत लोगों की रुचि भी है और कोशिश यही है कि लगभग 90 से ज़्यादा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके माध्यम से हम लोगों को सुविधा कर सकें। अगर हम ध्यान दें ESDM के दृष्टिकोण से तो डिफेंस कॉरिडोर के हम बहुत नज़दीक हैं, लगभग हम वहीं पर हैं जहाँ डिफेंस कॉरिडोर है। और डिफेंस में PCB चिप्स और इन सब का निर्माण का बहुत बड़ा उपयोग झांसी आगरा के बीच में और उधर महोबा और चित्रकूट के पास में है। तो ये एक क्रक्स और ये एपीसेंटर है जिसके माध्यम से हम ESDM इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। डेटा सेंटर के लिए जैसा मैंने बताया ये बहुत ही उपयोगी जगह है। हम यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन उपलब्ध है राज्य शासन के पास, रिलायबल पावर उपलब्ध है,
सिस्मिकली बड़ा ही स्टेबल स्थान है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की है, ये आपके लिए आह्वान है कि आप आएँ, आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम सेक्टर में अपना योगदान दें और सागर में जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके स्थापित करने के लिए सागर की स्मार्ट सिटी ने ये सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। स्टार्टअप पार्क दिया हुआ है जहां पर आपको बहुत ही न्यूनतम दरों पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग भी यहाँ पर हैं, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं, वो सागर के बारे में, सागर के आसपास के क्षेत्र के बारे में बहुत संजीदगी से विचार करें और देखें कि वास्तव में यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध राज्य शासन करा रहा है उसके माध्यम से आप अपना विकास और देश का विकास कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि इस एक्साइटिंग जर्नी का पार्ट बनिए और हमारा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो आया सो वापस आया, यानी कि जो एक बार मध्य प्रदेश की धरा को देख लेता है वो वापस निश्चित रूप से उसके बारे में तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद यकीनन वापस आएंगे और यकीनन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो है हमारा माइनिंग सेक्टर। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए वहाँ पर उपलब्ध जो खनिज पदार्थ हैं उसका अपना महत्व होता है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश देश का चौथा खनिज समृद्ध राज्य है। तो कुदरत द्वारा दिए गए इस सौगात, इस आशीर्वाद का दोहन करते हुए मध्य प्रदेश की इस सेक्टर में भी अग्रणी नीतियां हैं और आपके निवेश की तरफ अनंत संभावनाएं। इसके ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री संजय शुक्ला जी को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ऐसे भी हो जाएंगे ना, ठीक, ऐसे भी हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंच, समय की कमी है इसलिए मैं अपने विषय पे सीधा प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सागर और इसके आसपास के ज़िलों में और पूरे प्रदेश में खनन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आप इनसे परिचित भी हैं, फिर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा क्योंकि कई हमारे मेहमान पहली बार आए हैं या उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके ध्यान में इसको लाना चाहूँगा। तो हम संक्षेप में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है राष्ट्रीय माइनिंग के क्षेत्र में, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या हमारे खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और किस प्रकार इसमें निवेश की, रोजगार की और विकास की संभावनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोयले में हम पूरे देश का 8% कोयला हमारे पास है और लगभग 16% हम कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। लाइमस्टोन है जिससे सीमेंट बनता है, उसमें देश के 9% लगभग 10वां हिस्सा हमारे पास है और 15% का हम उत्पादन कर रहे हैं अभी। आयरन ओर हमारे पास थोड़ा कम है लेकिन उसमें भी हमारी जो उपलब्धता है हम उसका पूरा दोहन कर रहे हैं। पर इसके बाद जो 2-3 और बहुत ही क्रिटिकल मेटल हैं, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, इसमें हम देश में बहुत ऊपर हैं। और हम देखेंगे कॉपर में पूरे देश का 3/4 कॉपर हमारे पास है, 73%, और उसमें हम 66% हमारा योगदान है देश के उत्पादन में। मैंगनीज में हम 1/4 मैंगनीज देश का हमारे पास है और उसमें भी लगभग 1/3 उत्पादन भी हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जो रॉक फॉस्फेट है जिससे फर्टिलाइजर, खाद बनता है, उसमें हम देश का 29% हमारे पास भंडार है और 26% हम उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कॉपर, मैंगनीज और डायमंड, हम जहां बैठे हैं यहाँ से पास में पन्ना है और पन्ना के आसपास के क्षेत्र में डायमंड की बहुत संभावनाएं हैं। धीरे धीरे उनकी जानकारी आ रही है। इनमें हम देश में नंबर 1 हैं, रॉक फॉस्फेट में हम नंबर 2 हैं और लाइमस्टोन में हम नंबर 3 हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो राष्ट्रीय रणनीतिक सुरक्षा के लिए
और बहुत ही क्रिटिकल जो उत्पाद होते हैं उनमें लगते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम है, रेयर अर्थ मेटल हैं, इनमें भी हम देश में अच्छा स्थान रखते हैं। अब इसको हम, चूंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा राज्य है, तो इसमें हम अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिम में हमारे झाबुआ और अलीराजपुर से लेकर जहां रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, फिर हम उससे और आगे आते हैं तो नीमच है, धार है, यहाँ भी काफ़ी हमारे पास लाइमस्टोन है। हम अगर महाराष्ट्र बॉर्डर पे देखें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में कोयला है, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लीड, मैंगनीज, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ये सब पदार्थ हैं। और पूर्वी क्षेत्र में जो हमारे ज़िले हैं, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इन सब में हमारे पास कोयला है, कोल बेड मिथेन है, बॉक्साइट है, अन्य पदार्थ हैं। और अंत में हम सागर और सागर के आसपास के ज़िलों में देखते हैं तो हमारे पास डायमंड है, रॉक फॉस्फेट है, डायस्पोर, पायरोफाइलाइट, आयरन और ग्रेनाइट इत्यादि हमारे पास पदार्थ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो भी बिजनेस में रुचि रखते हैं उनके मन में ये रहना चाहिए कि इतने बड़े राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी हमारे पास समृद्ध संसाधन हैं। सतना, रीवा और सीधी पूरे देश में सीमेंट उत्पादन के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं। सिंगरौली में पूरे देश का लगभग 10-12% बिजली का उत्पादन होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब उद्योगों के संवर्धन में, उद्योगों के विकास में हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी ताकत है। सबसे पहला है हमारे पास संसाधन भरपूर हैं। दूसरा है कि राज्य की नीतियां जो हैं वो अनुकूल है। आप निवेश करेंगे तो आपको सभी प्रकार के इंसेंटिव, जमीन, अन्य प्रकार के सहयोग ये दिए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स के बारे में हमारे पहले ये बात बताई जा चुकी है, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। मध्य प्रदेश सभी दिशाओं से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ट्रेन लाइन, अच्छा रोड नेटवर्क है, नेशनल हाईवे का काफ़ी जाल बिछा है और यहाँ से समुद्र तट पे पहुँचाने का भी साधन है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पहले से एमपी में बहुत सारी लगी हुई हैं। इस प्रकार से यहाँ इकोसिस्टम है और किसी भी नए उद्योग को लगाने में आपको तकनीकी मैन पावर चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध है। और निरंतर यहाँ के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से स्किल मैन पावर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। बिजली की यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, पानी की कोई कमी नहीं है और ज़मीन की भी कोई कमी नहीं है। अब हम कुछ सेक्टर पे उदाहरण के तौर पे नज़र डाल रहे हैं, जैसे कोयला और उससे होने वाली बिजली। ये निरंतर हम लोग इस पे बढ़ रहे हैं, उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है और देश की कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रही है। अर्थात सभी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं। और आप जिन जिलों के नाम हमने बताए हैं, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये सब आसपास के ज़िले हैं जहाँ पे ये सब काम चल रहा है। दूसरा, हम सीमेंट में एक बहुत ही मजबूत शक्ति का केंद्र हैं और अभी हाल में पन्ना में ही एक बहुत बड़ा जेके का सीमेंट प्लांट लगा है। इसके अलावा सतना में, रीवा में, दमोह में, जबलपुर, कटनी में सब जगहों पे सीमेंट के नए नए प्लांट आ रहे हैं, पुट्टी के नए प्लांट आ रहे हैं, पेंट के प्लांट आ रहे हैं और इन सब की हमने सूची बताई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अडानी, एसीसी, अल्ट्राटेक, जेके, ये सब डिटेल हैं। नीचे उन कंपनियों के नाम और हमने लोगो भी लिखे हैं ताकि उन लोगों से हमें याद रहता है कि सब कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। हमारा जो पड़ोस का जिला है दमोह, उसके हटा क्षेत्र में जो सबसे पहली लाइन लिखी है ONGC 462 स्क्वायर किलोमीटर दमोह छतरपुर। मैं आपको बताने में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि हटा में बहुत बड़ा रिजर्व मिला है और ONGC ने भारत सरकार के DGH को अपना डिटेल प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ही उसकी अनुमति मिल जाएगी। इससे हटा और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़े मात्रा में औद्योगिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी और उसका हमको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो नीचे हमने दिए हैं उसमें 2000-3000 इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दमोह, पन्ना, छतरपुर, पन्ना, सतना, छतरपुर,
सागर, दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, ये 2-3 जिलों के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि धरती के अंदर जो रिजर्व होता है वो एक अपने प्राकृतिक रूप से बिखरा होता है, तो कई जिलों को मिलकर के ये क्षेत्र बनता है, इसलिए हमने इनके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा जो अन्य मिनरल है जैसे मैंगनीज हैं, मैंगनीज का उपयोग एलॉय बनाने में, स्टील के उत्पादन में, मेटलर्जी में काफ़ी होता है। हमारा बालाघाट इसका बहुत बड़ा एक सेंटर है और बालाघाट के आसपास कई नए उद्योग जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से हैं जो हमारे यहाँ इंटरेस्टेड हैं और हम उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉपर में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम नंबर 1 है इंडिया में और इसके प्रोसेसिंग की क्षमता हमको यहाँ बढ़ानी है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डायमंड के बारे में बात हो चुकी है, डायमंड में अनंत संभावनाएं हैं और धीरे धीरे इनके बारे में विकास हो रहा है। ग्रेफाइट में ये एक नया एलिमेंट है जो बहुत तेजी से इसकी उपयोगिता बढ़ रही है और गाड़ियों के क्षेत्र में, विशेषकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इनके बिना कोई काम नहीं होता। तो ग्रेफाइट में हम लोगों के पास नए रिजर्व मिले हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बैतूल, सीधी और रिसेंटली अलीराजपुर में एक बड़ा रिजर्व मिला है। ऐसे ही रॉक फॉस्फेट है, आपके सागर में ही एक प्लांट है बंडा के पास और नए रिजर्व मिले हैं, उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। पायरोफाइलाइट है, इनका उपयोग पेंट और प्लास्टिक में काफ़ी होता है, उसकी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। ग्रेनाइट और मार्बल और फ्लैगस्टोन, ये 3 ऐसे पत्थर हैं जिसमें छतरपुर और छतरपुर के आसपास टीकमगढ़ वगैरह में ये काफ़ी मिलता है। यहाँ से दिल्ली, एनसीआर और यूपी और अन्य मुंबई तक यहाँ से पत्थर जा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इन पत्थर में हम वैल्यू एडिशन करें, कि इनके हम तरह तरह की टाइल्स, तरह तरह के उपयोग के इनके अलग अलग साइज के हम बनाएं, जिससे कि यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो और जो चीज़ हम आज 100 रुपये की बेचते हैं वो हम 200-300 की बेच सके, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। ये हम बता रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ पे हमारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। इन सब जिलों में ये एजेंसियां काम कर रही हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड और प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज, हमारी स्टेट माइनिंग एजेंसी, ये सब काम कर रही है। इसमें उनके नाम लिखे हैं और जिलों के हम नाम बता रहे हैं। ये भी स्लाइड दिखाने में हमें गर्व है कि अभी आज की तारीख में पूरे देश में, ये भारत सरकार की जानकारी है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमारे यहाँ चल रहा है एमपी में। वी आर नंबर 1 इन एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग एंड मिनरल रिसोर्सेज और देश की सारी एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है। कोल ब्लॉक में भी हमारे बिड्स लगे हुए हैं। ये हम आपको डेट बता रहे हैं कि इन डेट्स को इनके टेंडर लगे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं भी इसमें देखें, रुचि लें और अपने दोस्तों को बताएं कि इतनी संभावनाएं हैं एमपी में और वो बिड में शामिल हों और वो एक्सप्लोरेशन में और माइनिंग में इस कार्य में जुड़ें। ये भी एक महत्वपूर्ण स्लाइड है जो हमारी संभावनाओं को बताती है कि इन जिलों में इस प्रकार के मिनरल की नीलामी अभी चल रही है और ये डेट्स हैं जिसमें टेंडर लगे हैं। आप इसमें टेंडर में शामिल हो सकते हैं। आपकी दूसरी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप बताएं कि वो भी इसमें शामिल हों। ये उनके नाम है, हम इसलिए डिटेल बता रहे हैं ताकि ये हम सर्कुलेट भी करेंगे तो आपको जानकारी पूरी हम दे सकें इसकी। सपोर्ट के बारे में मैंने कहा है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं कि हमारी पॉलिसीज अच्छी है। राज्य शासन सभी प्रकार के एनओसी लेने में आपको सहयोग करती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो, चाहे अन्य प्रकार के सुविधाएं हो, जमीन की बात हो। सभी डिपार्टमेंट से माइनिंग और उद्योग विभाग मिल करके फॉलोअप करते हैं ताकि आपको समय पर सारी अनुमतियां मिल जाएं। ये कुछ हमें जो भारत सरकार ने रिकॉग्निशन दिया है उसका एक उल्लेख है। ये सब बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं। आप में कुछ लोग, इनके भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आपको इसकी जानकारी है। ये सब बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं और अगले महीने 17-18 अक्टूबर को देश की सभी माइनिंग सेक्टर की कंपनियां भोपाल में जुटेंगी, उनका समागम होगा
वहाँ पे भी आप आएँ और आपको पहला दिन वहाँ पे तकनीकी सेशन होगा जिसमें ये बताया जाएगा माइनिंग सेक्टर का जो नॉलेज शेयरिंग है वो होगा, और दूसरे दिन जो बिजनेस की संभावनाएं हैं वो उसमें हम बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला सेक्टर है टूरिज़्म, और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने किलों महलों के लिए, अपने संगीत विरासत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, और इन सभी के साथ नेचर लवर्स के लिए, फिल्म वालों के लिए, पर्यटकों के लिए एक प्रेफर्ड पसंदीदा गंतव्य है। तो यहाँ पर भी आपके निवेश का पक्का यकीनन फ़ायदे का सौदा रहेगा। इस सेक्टर में जो हमारी नीतियाँ हैं और जो संभावनाएं हैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलियाराजा जी को, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर MP टूरिज़्म बोर्ड। सभी को नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन सभी अतिथिगण, सभी उद्योगपतिगण, आप सभी को इस सेशन में स्वागत है। और आज की खास बात यह है, आज विश्व पर्यटन दिवस है। उस अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी खुशी की बात है, आज भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के लिए श्रेष्ठ पर्यटन गाँव का 3 अवार्ड मिल रही है। अभी इसी टाइम पे हम लोग का 3 अवार्ड हम लोग को मिल रहा है। प्राणपुर का, चंदेरी का फर्स्ट देश का एक हैंड क्राफ्ट विलेज है। सबरवानी गांव हमारे लाडपुरा का निवाड़ी जिले का है। तीनों विलेज का देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड आज है ना मिल रही है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। कला, संस्कृति, वीरता, धीरता और प्रचुर दोनों तरह की भू संपदा को समेटे यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी, सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी। इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी। और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे।
और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारी इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से
500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली, जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है, बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहाँ मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो अपने यहाँ। डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं। जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, बहुत बड़ा। एक तरह से अपना एक नया आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये अब तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही। जोरदार अभिनंदन करें, किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारे इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बनके तैयार हो गया। इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और न केवल जहाज उतरेंगे, उड़ेंगे, बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है। उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलेंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्य प्रदेश में 120 करोड़ की लागत से एक है, जिसके माध्यम से 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर के सेठिया के
ग्रुप का आज हमने अपना यहाँ इसको जोड़ा है। 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें आर.के. सेठिया जी का। और बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईज ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, ये नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, 1350 करोड़ की घोषणा की है। इसमें सागर भी जोड़ लेना। अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है, लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं, उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ। परमात्मा ने मौका दिया है, यहां पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया आया है, इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नवकरणीय ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारे अलग अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है। आधा सत्र राउंड टेबल के आधार पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निवेशक मेरे मित्र सामने बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है। हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेशकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे पीएस अभी बोल ही नहीं पाए। हेल्थ के पीएस बैठे हैं, एजुकेशन के पीएस बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे सेक्टर खाली रह गए। लेकिन समय की सीमितता है, हमको एक ही दिन में सब काम करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्रम लगातार चलेगा। इसीलिए सब मिला के लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा आज प्रस्ताव प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन कर दो सभी के लिए एक बार में, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी। ये हमारी इन्वेस्टर समिट की अपनी ताकत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी वृहद इकाई या एमएसएमई सेक्टर, लेकिन मुझे बताया गया है इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा है वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहां मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी। इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी। सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है। आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं, और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहां नहीं हर जगह के लिए। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको बताता हूं संभावना। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा नदी लिंक योजना के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर यहां सिंचाई की संभावना बन रही है। बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जितना ये कष्ट भोग करके पुराने समय में बुंदेलखंड के लिए जो तकलीफ थी, आज के दौर में आने वाले समय में पूरा का पूरा क्षेत्र बदलकर समूचा क्षेत्र ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। इतना अपने आप में यहाँ एग्रीकल्चर की संभावना रहने वाली है। और न केवल हमारे सिंचाई के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन को लेकर के हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक एमओयू किया है
और आने वाले 5 साल में अभी देश का 10वां हिस्सा के बराबर दूध हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5वें नंबर पे पहुंचे, डबल उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो जो कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की भी आय डबल करने के लिए दूध उत्पादन में उनको अपना सहभागी बनाएं। इसी प्रकार से हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, हार्टिकल्चर के सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां लाई है। इसीलिए फूड इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना भी इसी क्षेत्र में, माइनिंग के सेक्टर में भी हमने अपने अलग अलग प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए। और माइनिंग का तो एक तरह से ये पूरा बेल्ट एक अलग पहचान रखता है, इसीलिए माइनिंग के सेक्टर में भी साफ सुथरी पॉलिसी और सबसे सरलता के साथ नीलामी। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के तरीके कारण से, कि साफ सुथरे ढंग से जो खदान की नीलामी होती, इस पद्धति को हमने पकड़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी जो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का हमारा माइनिंग के माध्यम से व्यापार व्यवसाय होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन हम 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। अर्थात बड़ी संभावना पे बड़े सेक्टर निकालते हुए सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहाँ इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो, अपनी बात समाप्त मत करो, इतना प्रेम इतना स्नेह यहाँ से मिलता है। मैं एक बार फिर बुंदेलखंड में आज जो नया सुबह का सूर्य उगा है, ये सूर्य की ऊर्जा उष्मा के साथ चांदी का क्लस्टर बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। शैलेंद्र जी के लिए ताली बजाओ। चांदी के क्लस्टर की आपने बात कही है, मेरा बस चले तो तुम अभी और बताते रहो, वो सब बोलता रहूं, मुझे अच्छा लगेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए जो जो हो सकता है वो सब करना चाहिए। देखो, परमात्मा की लीला है, हम सबका हमारे हाथ में ना पैदा होने का हमारे बस की बात थी, ना शरीर छोड़ना हमारे बस की बात। लेकिन इस मृत्यु लोक में कई जन्मों के पुण्य हो गए, पुराने जन्मों के, कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। और अच्छा भाग्य है तो हम अपने इस देश भारतवर्ष में जन्म लेकर के अपना बाकी की जिंदगी प्रारंभ कर रहे हैं। और ज्यादा पुण्य मिला के महाकाल और ममलेश्वर के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। तो अपने हाथ में जो यश मिले उतना यश हासिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी के जुगाड़ तो सब करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार को पालने की जवाबदारी परमात्मा ने उसको गृहस्थ जीवन में दी, वो भी रहना चाहिए। लेकिन सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मैं काम करूं और 1000 लोग मेरे काम करते करते अपना जीवन का गुजर बसर करें, उनके जिंदगी में हमारे माध्यम से उनका बदलाव आए। और ये 1000 में नहीं, जब हजारों में होती है, ये लाखों में हो, ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी सोच है, मंशा है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए और सभी को यहाँ पर आकर इस विकास यात्रा में सहयोग देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हमारे नेशनल पार्टनर्स CII MP के चेयरमैन, जो कि चेयरमैन गिरिराज स्टील भी हैं, श्री आशीष वैश्य जी को मैं आमंत्रित करती हूं उनके समापन विचार और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, सर आपने 9 महीने में जो अचीव करके दिया है उसको देख के पूरा प्रदेश और देश अचंभित है। सर हम हमेशा सोचते थे कि अब इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या होगा, पर जब ग्वालियर हुआ तो हमने सोचा कि शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता। पर आज आपने हमें उस पुराने मुहावरे का मतलब समझा दिया कि गागर में सागर किसको कहते हैं। सर आपने आज सागर के अंदर गागर में सागर भर दी है। सर आप जब बेंगलोर गए तो हमने सोचा कि ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, पर जब आप कोयम्बटूर गए तो उससे बड़ा हो गया। और सर जब आप कैलकाटा जाते हैं तो 20,000 करोड़ का निवेश प्रदेश के लिए आता है। एक जोरदार तालियां तो बनती हैं मेरे मित्रों। मध्य प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ का निवेश कलकत्ता जैसे आने के लिए
पूरा उद्योग जगत आपका आभारी है। मैं आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और सबसे बड़े, सबसे ऊपर मेरे उद्योगपति साथियों का अभिनंदन करता हूं, मेरे पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूं। मैं सीआई चेयरमैन होने के नाते कहना चाहता हूं केवल इतना कि हम जहां जाते हैं आज हमारा सीना गर्व से सबसे ऊपर होता है, क्योंकि हम जाके गर्व से कहते हैं कि हम उस प्रदेश से आए हैं जिसके मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं।